हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर जैन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आप सबका इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या काम आ रहे हैं? जोड़ने के काम में आ रहे हैं। जोड़ना क्यों आवश्यक है? कोई ना कोई पार्ट्स जब हम बनाते हैं तो हम उन्हें किन्हीं किन्हीं तरीकों के द्वारा जोड़कर हमारी मशीन का या दूसरे पार्ट्स का निर्माण करते हैं। तो जॉइंट्स इंजीनियरिंग के अंदर एक क्रूशियल काम है। कभी कभी हमें लीक प्रूफ जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। जॉइंट्स जो हैं टेम्परेरी नेचर के भी होते हैं, परमानेंट नेचर के भी होते हैं। जो हमारा ये जॉइंट्स की जो सीरीज आएगी लेक्चर्स की, इसमें हम टेम्परेरी नेचर के जॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे, परमानेंट नेचर के बारे में भी बात करेंगे। परमानेंट नेचर में जब हम बात करेंगे तो हम वेल्डिंग जॉइंट की बात करेंगे। टेम्परेरी नेचर के अंदर जब हम बात करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, टर्न बकल जॉइंट। तो इस तरीके के जॉइंट्स के बारे में। टेम्परेरी जॉइंट्स में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट बनता है वो होता है स्क्रू जॉइंट। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो जॉइंट्स डिजाइन के अंदर एक अपना बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स हमारे क्वार्टर जॉइंट के बारे में। तो क्वार्टर जॉइंट क्या काम में आता है? यहाँ पर जैसा आपको फिगर में नजर आ रहा है, ये क्वार्टर जॉइंट नजर आ रहा है हमें यहाँ पर। इसमें दोनों साइड में रॉड्स हैं, बीच में ये फ्लैट वेज शेप्ड क्वार्टर हमने लगा रखी है। अभी आगे हम इसे डिटेल में और देखेंगे। यहाँ जो नीचे हमें नजर आ रहा है सॉकेट, इसके पास में क्वार्टर, और यहाँ पर स्पाइगॉट भी नजर आएगा। तो ये किस काम में आएगा क्वार्टर जॉइंट? ये टू कोएक्सियल रोड्स को जोड़ने में काम में आएगा। कौन से लोड्स को लेने में काम आता है ये स्टूडेंट्स? टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड ये इक्वली ले सकता है, सपोर्ट कर सकता है। इसकी जो जॉइंट की जो सबसे खास बात है स्टूडेंट्स वो क्या है कि इसे हम इजीली लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, और इसकी असेंबली जो है वो भी बहुत ही आसान हुआ करती है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर फिगर में नजर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये क्वार्टर जॉइंट का फिगर बनाया है। तो यहां पर देखें, ये डी डायमीटर है, ये हमारा रॉड है, ये रॉड का दूसरा हिस्सा, या हम कहें कि दो रॉड्स हैं यहाँ पर, दोनों का डायमीटर डी। दोनों के साइड में ये देखिए हमने लोड लगा रखा है पी। ये दोनों साइड पे हमें लोड पी नजर आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर। और ये बीच में जो हमें नजर आ रही है वो क्वार्टर है, और ये अंदर की तरफ जो हिस्सा हमारा जा रहा है ये हिस्सा हमारा कहलाता है स्पाइगॉट। और ये जो हिस्सा बाहर की तरफ है, हॉलो होता है ये अंदर से, ये हमारा कहलाता है सॉकेट। तो स्टूडेंट्स इसकी वेरियस डायमेंशंस जिसे हमें कैलकुलेट करना है और डिजाइन के फार्मूलों के बेसिस पर चेक करना है, डिजाइन की डायमेंशंस उनकी बतानी है, उनके डायमेंशंस को हमने किस तरीके से मान रखा है। तो सबसे पहले ये रॉड, इसका डायमीटर हमने मान रखा है स्टूडेंट्स, देखो डी। यहाँ पर हमने यहाँ नीचे लिखा है डायमीटर ऑफ रॉड डी, आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट D1। सॉकेट कौन सा है स्टूडेंट्स? जैसा मैंने बताया, ये हिस्सा जो बाहर वाला है ये सॉकेट है। तो ये आउटसाइड डायमीटर इसका सॉकेट का D1, और सॉकेट का इनसाइड डायमीटर कौन सा है? D2। और ये D2 किसका डायमीटर बन जाएगा? और ये डायमीटर हमारा बन गया है स्पाइगॉट का डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ स्पाइगॉट और इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट D2। अब आगे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट सॉकेट कॉलर की। कॉलर हमारी क्या काम में आती है? जॉइंट को आखिर के एंड पर सपोर्ट करने की। तो ये हमारी सॉकेट की कॉलर है। तो इसका जो डायमीटर है वो है एक्सटर्नल D4, और ये हमारी स्पाइगॉट की जो कॉलर है इसका डायमीटर है D3। तो यहाँ पर हमारे पास 5 तरीके के डायमीटर बन गए, D, D1, D2, D3, D4। तो इन सबको हमें कैलकुलेट करना है, हमारे डिजाइन पैरामीटर्स में लाना है। फिर हम आगे बढ़े, थिकनेस ऑफ स्पाइगॉट कॉलर। तो स्पाइगॉट की कॉलर कौन सी थी स्टूडेंट्स? ये वाली। इसकी थिकनेस हमने मान रखी है यहाँ पर T1। थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर क्या हो गई? सॉकेट कॉलर ये वाली थी, तो इसकी थिकनेस हो गई ये C। ये जो हमारी क्वार्टर है इसकी विड्थ हो गई B। ये क्वार्टर की जो लेंथ है, ये साइड व्यू में अगर मैं जाकर देखूं तो इसको हमने L से रिप्रेजेंट किया है, और क्वार्टर की अगर मैं थिकनेस देखूं तो इसको हमने T से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो A है हमारा, ये स्पाइगॉट का एक एंड से क्वार्टर तक की दूरी है A। तो ये हमारे वो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं स्टूडेंट्स, जिसे हमें इस डिजाइन के अंदर कैलकुलेट करना है और सारी चीजों को हमें जानना होगा। तब हम जाकर इस पूरी की पूरी क्वार्टर की जॉइंट की डिजाइन को कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये चित्र आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।
ये लोड को हमने P से रिप्रेजेंट किया है। अब हम बात कर रहे थे हमें इनको डायमेंशंस को कैलकुलेट करना होगा। तो जब हम मटेरियल कंसिडर करते हैं तो मटेरियल के साथ उसकी स्ट्रेसेस भी होती है। तो सिग्मा टी को हमने माना है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल, शियर स्ट्रेस को हमने मान रखा है टॉ, और सिग्मा सी को मान रखा है हमने क्रशिंग स्ट्रेस। तो ये सारी की सारी परमिसिबल स्ट्रेस है। आपको ऐसा हो सकता है जब आप प्रॉब्लम करने बैठे हैं, डिजाइन करने बैठे हैं इसकी, तो आपको यील्ड पॉइंट की वैल्यूज दी हुई हो, यहाँ पर हमने सीधी परमिसिबल वैल्यूज को माना है। तो यील्ड पॉइंट की वैल्यू अगर आपको दी हुई है स्टूडेंट्स, तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से उसको डिवाइड करके परमिसिबल और अलाउेबल वैल्यूज में कन्वर्ट करना होगा। ये सारे के सारे डाटा आप वहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे। लोड आपको वहां पर इस डिजाइन को करने के लिए पहले से दिया जाएगा। तो क्वार्टर जॉइंट के बारे में जब हम बात करें तो हम सबसे पहले इसके जो टुकड़े हैं तीन, कौन कौन से तीन टुकड़े हो गए, एक तो क्वार्टर हो गई, एक स्पाइगॉट हो गया और एक सॉकेट हो गया। ये तीनों हिस्से अलग अलग कर लें और अलग अलग हिस्सों के फेलियर्स को एक एक करके हम कंसिडर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हम उन्हें कौन कौन से फेलियर्स में कौन कौन से डेटा को कंप्यूट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा बनता है टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड। तो रॉड सबसे एक्सटर्नल हिस्सा था जहां पर हमने लोड लगा रखा था P। तो जब हम इसको टेंसाइल लोड लगाते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, अंदर की तरफ दबाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन जो इस रॉड का साइड व्यू में से हमें नजर आता है। यहाँ पर हमने 3D व्यू के अंदर देखा है। यहाँ पर अगर मैं इसको इधर देखना चाहूँ तो ये हिस्सा जहां पर लोड डायरेक्टली लगा हुआ है, तो इसका डायमीटर कितना था D। तो इसका एरिया जो फेलियर में कंसिडर करना पड़ेगा डी डायमीटर के केस में, वो क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो लोड कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर P, और एरिया कितना हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखाया है। और टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड को हमने सिग्मा T इज इक्वल टू 4P अपॉन π/4 d स्क्वायर। और इस पूरे के पूरे फार्मूले से हम स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, सिग्मा टी हमें मटेरियल के कंसिडरेशन से नोन हो गया, लोड हमें दिया जा चुका है, तो ये डी हमारे लिए अननोन हो गया। तो इस डी को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे और इस डी को कैलकुलेट करके इसके नियरेस्ट इंटीजर, इवन इंटीजर तक हम इसकी राउंडिंग कर देते हैं। इससे हमारा ये सबसे पहले डी कैलकुलेट हो जाता है। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पाइगॉट। दूसरा हमारा फेलियर ये यहाँ पर आ रहा है। तो स्पाइगॉट कौन सा हिस्सा था, जो रॉड के पीछे की तरफ लगा हुआ था। तो ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हिस्सा हमारा जो अंदर की तरफ है, इस रॉड के साथ में जो हिस्सा अंदर की तरफ है जिसमें से क्वार्टर पास हो रही है, जब हमने इसको अलग अलग दो पार्ट्स में यहाँ पर कंसिडर किया तो ये देखो यहाँ पर नजर आ रहा है पीछे रॉड है और ये हमारा वो स्पाइगॉट का हिस्सा है और इस स्पाइगॉट के हिस्से से क्वार्टर पास हो रही है। तो ये देखो यहाँ पर क्लियर दिखाया जा रहा है आपको कि ये स्पाइगॉट का हिस्सा जिससे ये क्वार्टर पास हुई। तो ये टेंसाइल फेलियर स्टूडेंट्स कहां पर होता है, जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम हो जाता है, या हम कहें कि हमारा सेक्शन जो है वो वीकेस्ट हो जाता है। तो वीकेस्ट सेक्शन यहाँ पर कौन सा हो गया, ये वो हिस्सा जहां से क्वार्टर पास हुई थी। जब हमने क्वार्टर को यहाँ से अलग निकालकर हम इस पिक्चर को दिखाना चाह रहे हैं, तो देखो एरिया अब कौन सा कंसिडर होगा, ये जो लाल रंग से हमने यहाँ पर बनाया है, तो ये एरिया बन गया π/4 d2 स्क्वायर। d2 क्यों, क्योंकि हमने स्पाइगॉट के डायमीटर को d2 मान रखा है। तो और उसमें से मेरे को कौन सा एरिया कम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये अंदर वाला एरिया। ये देखो यहाँ पर हमने 2D में भी दिखाया है यहाँ पर। तो ये एरिया, ये मटेरियल है ही नहीं वहां पर, तब ये मटेरियल है नहीं तो इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन गया एरिया का π/4 d2 स्क्वायर माइनस d2 इंटू टी। d2 इंटू टी बड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वार्टर की थिकनेस t है, हमने साइड व्यू में देखी थी, ये हम बेसिकली यहाँ पर साइड व्यू दिखा रहे हैं आपको। तो ये इसकी थिकनेस t और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, d2। तो ये इसकी थिकनेस t और ये d2, तो d2 इंटू टी को एरिया को मैं इसमें से कम कर दूंगा, तो एरिया बन जाएगा π/4 d2 स्क्वायर माइनस d2 इंटू टी। फार्मूला फिर से हमारा वही, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो P लोड है और एरिया हमने अभी भी कंप्यूट किया, तो यहाँ पर हमें फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखने की बात क्या है कि सिग्मा टी भी नोन है और P भी नोन है, पर ये d2 और T ये दोनों ही हमारे पास अननोन है। तो इस एक फार्मूले से हम दोनों चीजों को कंप्यूट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, T को d2 की टर्म्स में हमें एज्यूम करना होगा। तो हम T को d2/4 मान लेते हैं
और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसके बाद D2 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जब D2 कैलकुलेट हो जाता है तो हम यहाँ से TB कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर ये दोनों चीजें कैलकुलेट होने के बाद ये जो हमारा स्पाइगोट है, अभी हम आगे देखेंगे आगे फार्मूले में कि ये स्पाइगोट जो है क्रशिंग में भी फेल हो जाता है, तो हम इसको क्रशिंग फेलियर में चेक कर लेते हैं। अगर ये क्रशिंग फेलियर में फेल हो जाए तो हम इसे दोबारा से रिडिजाइन करना होता है। ये हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे अगले हमारे ई लेक्चर में, तब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से कंप्यूट होगा और हम इसे सेफ बना पाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखो, अगला हमारा फेलियर स्पाइगोट के बाद जो बन रहा है वो सॉकेट का टेंसाइल फेलियर हम लगातार कंसिडर कर रहे हैं। तो सॉकेट का फेलियर फिर से वहीं पर कहां पर कंसिडर होगा, टेंसाइल फेलियर और वीकेस्ट सेक्शन पे कंसिडर होगा, जहां पर उस सॉकेट का सेक्शन वीकेस्ट होगा। तो वीकेस्ट कहां पर होगा स्टूडेंट? अभी हमने क्या कहा था कि सॉकेट अंदर से हॉलो है और उसके अंदर से स्पाइगोट जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये अंदर से यहाँ पर हॉलो है और सॉकेट और स्पाइगोट को मैंने एक कोटर के थ्रू जोड़ा है। तो ये देखो यहाँ पर कोटर का स्लॉट भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा और इस चित्र को यहाँ पर और क्लियर दिखाया जा रहा है कि ये बाहर वाला हिस्सा तो क्या हो गया स्टूडेंट, सॉकेट, अंदर क्या हो गया स्पाइगोट। तो स्पाइगोट को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो जब मैं एरिया कंसिडर करूंगा तो पहले तो सॉकेट का पूरा एरिया लिखूंगा, उसमें से फिर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, स्पाइगोट के एरिया को घटा दूंगा और स्पाइगोट के एरिया को घटाने के बाद बीच में से क्वार्टर के लिए मैंने और एक स्लॉट क्रिएट कर रखा है, तो क्वार्टर का एरिया में मैं यहाँ पर कम कर दूंगा। तो ये इस तरीके से मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर पाऊंगा। और कंसिडरेशन वही कि जहां पर भी हमारा सिस्टम वीकेस्ट होगा या जहां पर भी लोड ज्यादा हो रहा होगा वहां पर हमारा ये बॉडी पार्ट या हम कहें कि सॉकेट इन केस ऑफ क्वार्टर जेट वो फेल होगा। तो फार्मूला हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये सर्कुलर है, D1 और D2 डायमीटर्स हैं। D1 किसका, सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर था D1, अभी हमने पहले बताया। D2 स्पाइगोट का डायमीटर है। तो यहाँ पर फार्मूला बन गया π/4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा आपको ये। और उसके बाद अब ये क्वार्टर का जो स्लॉट हमने काटा है इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, बड़े D1 में से ये D2 को मैं कम कर दूं और उसे मैं T से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ऊपर का ये हिस्सा आ जाएगा स्टूडेंट्स, खाली ये ऊपर और नीचे का D1 माइनस D2 में दोनों हिस्से आ जाएंगे और T से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स, सिग्मा T इज इक्वल टू P अपॉन π/4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 इंटू T। यहाँ पर D2 भी आपको पीछे से नोन था, T भी पीछे से नोन था, तो आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, ये D1 कैलकुलेट आप यहाँ पर बड़ा इजीली कर पाएंगे। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा सॉकेट का एक फेलियर आ जाएगा, कंसिडर हो गया और यहाँ पर हमने एक डायमेंशन D1 को कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे बढ़े, शियर फेलियर ऑफ क्वार्टर। जो हमारी क्वार्टर है स्टूडेंट्स वो देखो ये किस तरीके से इंसर्ट की हुई है कि ये हमारी ऊपर से इंसर्ट करी जाएगी, एक साइड से टेपर बनी हुई है, एक साइड से स्ट्रेट है। वेज एक्शन के द्वारा जैसे टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड आता है ये अपने आप को लॉक कर लेती है। अब हम आगे कंसीडर करें इसको, तो स्टूडेंट्स देखो ये पहले ऊपर सॉकेट में से जाएगी, अंदर स्पाइगोट में से जाएगी, ऊपर सॉकेट, बीच में स्पाइगोट और नीचे सॉकेट। और जब हम इसे दोनों तरफ से पुल करेंगे, देखो यहाँ पर एरोस से दिखाया गया है कि ये जो सॉकेट का हिस्सा है ये सॉकेट का हिस्सा एक साइड पुल होगा और स्पाइगोट का हिस्सा एक साइड पुल होगा। तो अगर इस क्वार्टर का फेलियर होगा तो बेसिकली अभी तक तो हमारे जो पार्ट्स टूट रहे थे वो दो टुकड़ों में टूट रहे थे, ये जो क्वार्टर हमारी अब ब्रेक हो रही है ये तीन पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, एक पार्ट ऊपर, एक पार्ट नीचे, एक पार्ट बीच में। तो ये एरिया रजिस्टिंग शियर फेलियर, ये देखो एरिया यहाँ पर भी दिखाया गया और यहाँ पर भी दिखाया गया। तो जब दो पार्ट्स हमारे टूटते हैं तो अब सिंगल फेलियर का एरिया कंसिडर करते हैं, जब तीन पार्ट टूट रहे हैं तो हम इसको डबल फेलियर में या डबल शेयर फेलियर कंसिडर करेंगे। तो डबल शेयर फेलियर का मतलब ये देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। अब ये वाला एरिया कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी है b और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसकी क्वार्टर की थिकनेस है t, तो एरिया बन गया मेरा b इंटू t और डबल शेयर के कारण से एरिया बन गया 2b इंटू t। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको t पहले से नोन है तो b आपके लिए यहाँ पर अननोन हो जाएगा, तो इस b को आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वार्टर की जो मेजर डायमेंशंस थी मीन विड्थ वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर पाएंगे।
हम आगे बात करें तो अब हमारा आएगा shear failure ऑफ स्पाइगॉट और रॉड एंड। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये हमने स्पाइगॉट का एंड दिखाया है। स्पाइगॉट का एंड कौन सा हो गया? एक हिस्से पर तो रॉड जुड़ी हुई है, दूसरा हिस्सा जो सॉकेट के आखिर के कोने पर जाकर टच हो रहा था, तो वहां पर हमने इसकी स्पाइगॉट की विड्थ को माना था क्वार्टर के बाद। इधर तो सी थी, किसकी थी? ये सॉकेट की। ये बी था बीच में, ये किसका था? क्वार्टर का। और ये आखिर में हमारा बन गया था ए। अब ये फेलियर फिर से किस तरीके से हो रहा है? फिर से यहाँ पर दो पार्ट्स में फेलियर हो रहा है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या? ये स्लाइड करता हुआ निकल गया यहाँ से इसका स्पाइगॉट का पार्ट, एक हिस्सा। तो एक फेलियर इधर, एक फेलियर इधर, तो ये वापस से हमारा वही डबल फेलियर हो गया। और एरिया कितना हो गया? इसकी लेंथ कितनी थी स्टूडेंट्स? ए। और इसका डायमीटर कितना है? यहां से अगर मैं इसका डायमीटर देखना चाहूं तो ये हो गया D2। यहां से भी हम देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो कितनी है? D2। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स? A। तो हमारा एरिया बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाई A इंटू D2। और स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस हमने कंसीडर किया, शेयर फेलियर हम कह रहे हैं क्योंकि स्लाइड कर रहा है पार्ट वहां पर। तो ये हिस्सा फार्मूला बन गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स? D2 हमें नोन है, स्ट्रेस और लोड भी हमें नोन है, तो हम यहाँ से A को कैलकुलेट कर पाएंगे बड़ी आसानी से। आगे बढ़े हम, आगे सॉकेट एंड के शेयर फेलियर को हमने कंसिडर किया है यहाँ पर। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये वापस से वही सॉकेट का एंड बना दिया है हमने, आखिर का हिस्सा सॉकेट का। तो ये देखो यहाँ पर सॉकेट के आखिर का कौन सा हिस्सा है? जो सॉकेट की कॉलर से जुड़ा हुआ है। सॉकेट का ये पीछे का हिस्सा तो रॉड से जुड़ा हुआ है और सबसे आखिर का हिस्सा यहाँ पर सॉकेट कॉलर से जुड़ा हुआ है। तो ये सॉकेट कॉलर में इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? C, हमने शुरुआत में ही बताया। और यहाँ पर देखो फिर से उसी तरीके से दो पार्ट, एक पार्ट ये ऊपर से निकल गया और एक पार्ट इसका ये नीचे से निकल गया, वापस से वही डबल फेलियर हो जाएंगे। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर 2। और एरिया किस तरीके से कंप्यूट होगा स्टूडेंट्स? ये जो सॉकेट कॉलर थी इसका डायमीटर हमने मान रखा था D4 और अंदर से सॉकेट कॉलर में से स्पाइगॉट जा रहा है, तो स्पाइगॉट का जो डायमीटर है वो कितना है स्टूडेंट्स? D2। तो D4 में से D2 को हम घटा देंगे, डबल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और C उसकी लेंथ है, ये यहाँ पर हमें यहाँ भी नजर आ रही है C लेंथ, और ये हम यहाँ पर इसकी लेंथ भी देख पा रहे हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया शेयर स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स? C। D4 भी हमें नोन है, D2 भी हमें नोन है, तो यहाँ पर से हम C कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आगे बढ़े हम, क्रशिंग फेलियर ऑफ स्पाइगॉट एंड। ये देखो ये स्पाइगॉट बनाया हुआ है, इधर की तरफ रॉड है, इधर की तरफ स्पाइगॉट है, क्वार्टर इसमें से हमने यहाँ पर इंसर्ट की हुई है। तो जब हम कहते हैं क्रशिंग फेलियर, तो क्रशिंग फेलियर हमेशा रिलेटिव मूवमेंट के कारण होता है। तो यदि लोड लगे और किसी कारण से क्वार्टर और स्पाइगॉट में कोई रिलेटिव मूवमेंट हो, तो हमारा ये जो हिस्सा यहाँ पर हमें नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इस हिस्से पर रिलेटिव मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर क्रशिंग कंसीडर होगी। तो क्रशिंग कैसे होगी स्टूडेंट्स? ये इसकी तो टोटल हो जाएगी कितनी? विड्थ, ये कितनी है? T, और पूरा का पूरा डायमीटर, इसका मतलब ये एक तरीके से इसकी लेंथ, जहां पर वो रिलेटिव मूव करेगा या क्वार्टर का एक हिस्सा स्पाइगॉट के एक हिस्से को कंप्रेस करेगा। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा T मल्टीप्लाइड बाई D2। तो यहाँ से हम क्रशिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये अलावेबल से कम है, तो हमारा जो जॉइंट है वो सेफ रहेगा। इसी तरीके से हमने सॉकेट कॉलर की क्रशिंग फेलियर के बारे में बात की है। तो सॉकेट कॉलर में भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सॉकेट कॉलर में से हमारा जो क्वार्टर इंसर्ट किया हुआ है वो जाएगा, तो हमने क्वार्टर को निकालकर यहाँ पर इस एरिया को दिखाया है। यहाँ से लेके पूरा ये नीचे तक का एरिया कंसिडर होगा, लेकिन फिर से वही बात कि जो सॉकेट कॉलर है ये अंदर से हॉलो है, इसमें D2 डायमीटर का स्पाइगॉट इंसर्ट किया हुआ है। तो यहाँ कौन सा एरिया हो गया? D4 माइनस D2 और मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस T। क्यों थिकनेस T? क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये आपको थिकनेस T क्वार्टर की नजर आ रही होगी। तो जो भी डायमेंशंस हमारी कैलकुलेट होनी है वो यहाँ पर D4 कैलकुलेट हो जाएगी, और यहाँ से हम चाहे तो क्रशिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम चाहें तो ये D4 कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये हमारा सॉकेट कॉलर का क्रशिंग फेलियर यहाँ पर कंसीडर हो जाएगा। अब बेंडिंग फेलियर ऑफ क्वार्टर जॉइंट, तो ये हमारी जो क्वार्टर है इसके ऊपर दोनों साइड से लोड लग रहे हैं।
और लोड भी किस तरीके से लग रहा है, एक साइड से तो ये खुला हुआ है तो ट्रायंगुलर लोडिंग का पैटर्न बन जाता है ऊपर और नीचे, क्योंकि जहां पर ये सॉकेट के कंसिडरेशन में आ रहा है, एक साइड से ओपन हो रहा है दोनों साइड से यहाँ पर, तो ये हमारा ट्रायंगुलर लोडिंग पैटर्न बन जाता है। और ये जहां पर स्पाइगॉट के कांटेक्ट में है वहां पर जो यूनिफॉर्म लोडिंग का पैटर्न बन जाता है, तो P/2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रायंगल में भी P/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हम जब इसकी सारी कैलकुलेशंस करते हैं, ये डिस्टेंसेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, लोड जहां पर लगेगा वो 1/3 हो जाता है ट्रायंगुलर के केस में, तो इसका जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है P = 2TB² सिग्मा B D4 + 0.5 D2। ये सिग्मा B और सिग्मा T एक ही है, बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है टेंसाइल और कंप्रेसिव के बराबर होती है। तो यहाँ से लोड, थिकनेस, मीन विड्थ, सॉकेट का कॉलर का डायमीटर, स्पाइगॉट का डायमीटर, ये सारे के सारे डेटा हमारे पास नोन रहते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर लें यहाँ पर, तो हमें मालूम चल जाए कि ये जो हमारी क्वार्टर है वो बेंडिंग में फेल तो नहीं हो रही है। इसी तरीके से जब हम आगे बात करें शेयरिंग फेलियर ऑफ स्पाइगॉट कॉलर, तो स्पाइगॉट कॉलर जो है उसका शेयरिंग फेलियर किस तरीके से होगा। तो स्पाइगॉट की जो कॉलर है स्टूडेंट्स वो किस तरीके से है कि उसका अंदर की तरफ तो डायमीटर D2 वो स्पाइगॉट जा रहा है वहां से तो हॉलो है, और स्पाइगॉट कॉलर का जो डायमीटर है वो बाहर है हमारा D3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फेलियर देखो यहाँ दिखाया है, तो यहाँ पर इसको जब हम डेवलप करते हैं तो इसकी जो एरिया बनता है वो बन जाता है πD2, लेंथ तो बन जाएगी πD2 और इसकी थिकनेस जो है वो T1। तो ये πD2 × T1 × shear स्ट्रेस, तो यहाँ से T1 हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। πD2 ये सारा का सारा डेटा नोन है, ये थिकनेस यहाँ पर इसकी T1 है, तो ये शेयरिंग फेलियर ऑफ स्पाइगॉट कॉलर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ डेटा जो है वो हम यहाँ पर एम्पेरिकल रिलेशंस से लेते हैं। जिस तरीके से हमने क्वार्टर की लेंथ को कैलकुलेट नहीं किया, तो क्वार्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, हमने एम्पेरिकल मान रखी है 4D। हमने शुरुआत में ही कहा कि हमारी जो क्वार्टर है वो टेपर है, तो टेपर का हम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पर वो देते हैं 1/24, और क्वार्टर को दोनों साइड में जब हम इंसर्ट करते हैं गैप्स वहां पर रहते हैं, तो वो E की वैल्यू हमने वहां पर चित्र में दिखाई है वो 2 से लेकर 3 mm तक होती है। और ये जो इक्वेशंस हमने सारी की सारी बनाई, ये सारी की सारी इक्वेशंस के द्वारा हम फेलियर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डायमेंशंस में एम्पेरिकली मान लूं तो मैं फेलियर कैलकुलेट कर पाऊंगा, और यदि मैं फेलियर में स्ट्रेस पहले से ही कंसिडर कर लूं तो मैं डायमेंशंस कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक ई लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने देखा है शुरू से आखिर तक कि क्वार्टर की वेरियस डायमेंशंस को हम स्टूडेंट्स किस तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं।